Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the part 2 of the laryngeal cancer. In the part 1, we already discussed about anatomy and physiology of the larynx, introduction, definition, staging, types, TNM classification, etiology and pathophysiology of the laryngeal cancer. In this video, we are going to see what are the signs and symptoms going to occur, diagnostic evaluation, therapies like immunotherapy, chemotherapy, radiotherapy, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लैरेंजियल कैंसर को हम और भी नेम से, कॉमन नेम से जानते हैं, दैट इज थ्रोट का कैंसर या गले का कैंसर। सो स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि थ्रोट में कैंसर हो सकता है जब आप अपने गले को बाहर से टच करोगे तो एक आपको प्रोमिनेंट यानी उभरा हुआ हार्ड स्ट्रक्चर फील होगा। उस हार्ड स्ट्रक्चर को हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो गले के अंदर की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यही आपको छूने पे उभरा हुआ एरिया दिखता है या फील होता है। इसी को हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। इस एडम्स एप्पल के पीछे हॉलो स्ट्रक्चर होता है यानी खाली जगह होती है। उस खाली जगह में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। अब इन स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कैंसर हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे गले का कैंसर। सबसे कॉमन साइट कौन सी है गले के कैंसर की? सबसे कॉमन साइट मीन्स जैसा कि मैं आपको ये दिखा रही हूं, यहाँ पे तो कहीं पर भी कैंसर हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन एरिया कहाँ पे है? ये देख लो, ये एरिया सबसे मोस्ट कॉमन है। अब ये है क्या? दिस इज अ वोकल कॉर्ड जो कि आपके उभरे हुए पार्ट के जस्ट पीछे होती है, यानी कि आपके एडम्स एप्पल के जस्ट पीछे होती है। अभी अगर मैं बात कर रही हूं तो ये कुछ इस तरह से मूव कर रही होगी, और अगर मैं तेज चिल्लाऊंगी तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगी। तो देखा जाए तो इसका मेन काम क्या है कि आपके गले से जो आवाज निकल रही है, दिस इज बिकॉज कि ये वोकल कॉर्ड मूव कर रही है। इसके अलावा इसके पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि एपिग्लॉटिस, ये ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया आपके कार्टिलेज से मिलके बना है। कार्टिलेज एक तरह का सेमी हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि बोन के एंड पॉइंट पे आपको जो स्मूथ स्ट्रक्चर मिलता है देखने पे, ठीक है, दिस इज द कार्टिलेज। इसका मेन काम क्या है? जब आप कुछ चीज खाते हो तो ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर, अभी तो मैं आपको पीछे से दिखा रही हूं, अगर आप साइड से देखो तो ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर ये है, दिस इज एपिग्लॉटिस। ये ईटिंग के टाइम पे आपके पास दो ट्यूब होते हैं, एक आगे वाला विंड पाइप, पीछे वाला फूड पाइप। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपके विंड पाइप को क्लोज कर देता है, इसीलिए आपके जो फूड होता है वो आपके खाने की नली में जाता है, ना कि आपके एयर वाले पाइप में जाता है। तो आप समझ गए एपिग्लॉटिस का काम क्या है कि जब आपने कुछ खाया तो इसने यहाँ वाले पाइप को, विंड पाइप को बंद कर दिया, और आपके जो इसके पीछे वाला पाइप है इसमें दिखाया नहीं है, फूड पाइप, और वो फूड उसके अंदर चला गया। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कार्टिलेज क्या होता है। तो ये पूरी बोन का स्ट्रक्चर जो है वो आपके पूरे कार्टिलेज से मिलके बना है। फॉर एग्जाम्पल थायराइड कार्टिलेज, जो कि ब्राउन वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा, सबसे मेन एरिया ये बनाता है, दैट इज एडम्स एप्पल, जो कि टच करने पे आपको फील हो रहा होगा गले में। एर्थेनॉइड कार्टिलेज, जो कि ब्लू वाला ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपकी वोकल कॉर्ड बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्रिकोइड कार्टिलेज, जो कि वोकल कॉर्ड के नीचे वाला एरिया बनाने में हेल्प करता है, जो कि पीछे से कुछ ज्यादा दिख रहा होता है और बाहर से थोड़ा सा एरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, जो कि वोकल कॉर्ड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलता है। तो इन सारे कार्टिलेज में कैंसर हो सकता है। नाउ अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो आप समझ गए कि लैरिंक्स क्या है, आपकी गले की हड्डी है, जो कि आप अगर टच करोगे अपने गले को तो फील हो सकती है आपको आराम से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जब लैरेंजियल कैंसर होगा? तो सबसे पहले अगर लैरेंजियल कैंसर ग्लॉटिक एरिया में होगा, ग्लॉटिक एरिया कौन सा है? आपके एपिग्लॉटिस, जो कि मैंने आपको बताया था कि खाने के टाइम पे ये बंद हो जाता है, एपिग्लॉटिस ये वाला एरिया, ठीक। ग्लॉटिक एरिया क्या है? एपिग्लॉटिस के जस्ट नीचे वाला एरिया है।
ये यहाँ पे खत्म हुई, ये वाला एरिया आपका क्या है, ग्लॉटिस एरिया। अगर यहाँ पे कैंसर हुआ तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? फर्स्ट आप यहाँ पे देखो, ग्लॉटिक के पीछे आपकी वोकल कॉर्ड है, राइट? ग्लॉटिक में कैंसर है तो आपकी वोकल कॉर्ड को ये कवर कर लेगा, है ना? आपकी वोकल कॉर्ड जो कि मूव कर रही थी उसको ये कवर कर लेगा, तो आपके वॉइस में चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि अभी मेरी जो ओरिजिनल वॉइस है, अगर मेरी वोकल कॉर्ड को किसी ने कवर कर लिया तो मेरी आवाज कैसी हो जाएगी, हैवी निकलने लगेगी, भारी निकलने लगेगी। इसके साथ साथ हेमेप्टाइसिस होगा। हेमेप्टाइसिस मीन्स होता है जब आप कफिंग करोगे, खांसोगे, ठीक है, उस टाइम पे अगर जो भी आपके मुंह से ब्लीडिंग जो भी आपको मुंह से या वॉमिटिंग होगी तो उसके साथ आपको ब्लड देखने को मिलेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब कैंसर या ट्यूमर आपके गले में आ गया तो उसने आपकी जो पतली पतली ब्लड सप्लाई है, जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, भाई ऐसा थोड़ी ना है कि हर जगह मोटी मोटी ब्लड सप्लाई है, ऐसा नहीं है। आपके पूरी बॉडी में छोटे छोटे एरिया में पतली पतली ब्लड सप्लाई जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो जब कैंसर सेल्स उन कैपिलरीज को दबाएंगे वो कैपिलरीज फट जाएंगी, और जब वो फट जाएंगी तो उसके अंदर से ब्लीडिंग निकलने लगेगी। उसी तरह से जब आप कफिंग करोगे, जब आप खांसोगे, तो ट्यूमर जो है वो आपकी कैपिलरीज पे और प्रेशर देगा, और आपकी कैपिलरीज से जो ब्लड निकलेगा वो खांसने के टाइम पे या वॉमिटिंग के टाइम पे साथ में बाहर आ जाएगा। दैट इज हेमेप्टाइसिस। नेक्स्ट है आपका डिस्निया। तो ऑब्वियस ही चीज है, गले में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी तो आपको सांस लेने में, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। वैसे भी जब आपको अंदर अगर स्वेल हो जाते हैं, आपके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, तो भी आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ तो कैंसर सेल्स बढ़ गए हैं इतने सारे, तो आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। दैट इज डिस्निया। वेट लॉस होगा क्योंकि आप कुछ खाओगे, कैंसर सेल्स ऑलरेडी आपके गले में है, ठीक है, तो जब आप फूड खाओगे तो फूड अंदर जाएगा तो मे भी आपको दर्द होगा, आप खा नहीं पाओगे। और अगर वो कैंसर सेल आपके विंड पाइप से होता हुआ आपके फूड पाइप में भी जाकर के फैल गया तो आप बिल्कुल भी नहीं खा पाओगे, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस होगा। नेक्स्ट है पेन। जब आप स्वॉलो करोगे या आप कफिंग करोगे तो उस टाइम पे आपको पेन होगा, क्योंकि आपकी कैपिलरीज रप्चर हो रही है और ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं सुप्राग्लॉटिक कैंसर। सुप्राग्लॉटिक एरिया आप देख लो, सुप्रा मीन्स होता है ऊपर, ठीक है, अबव। ग्लॉटिक एरिया यानी कि अभी हम लोग ग्लॉटिस का पढ़ रहे थे, तो ग्लॉटिस के जस्ट ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है, सुप्राग्लॉटिक एरिया। अगर यहाँ पे कैंसर हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी, एस्पिरेशन और स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होगी, कुछ खाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। क्यों होगी? क्योंकि आपका एपिग्लॉटिक जो है वो भी कैंसर के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, आपका एपिग्लॉटिस जो है वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो जब आप कुछ खाओगे तो जब आपका एपिग्लॉटिस मूव करेगा तो कैंसर सेल्स की वजह से उसमें पेन होगा। नेक्स्ट है सोर थ्रोट। सोर थ्रोट मीन्स होता है कि जब आप कुछ खाते हो तो अजीब सा फील होता है, लाइक ऐसा लगता है कि आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, दैट इज सोर थ्रोट विद पेन, पेन के साथ। नेक्स्ट फॉरेन बॉडी सेंसेशन। आपको ऐसा लगेगा कि अंदर कोई चीज जाकर के बैठ गई है या फंस गई है, जैसा कि कोल्ड में होता है, जब आपका म्यूकस अंदर बहुत ज्यादा बनने लगता है कोल्ड में, जब बहुत थिक हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है वहां पे, कुछ चिपका हुआ है वहां पे। उसी तरह से जब कैंसर सेल्स बढ़ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई बाहर का कोई चीज आकर के आपके अंदर थ्रोट में जाकर के चिपक गई है। नेक्स्ट है आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मीन्स होता है डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है नेक मास। नेक मास मीन्स होता है कि हो सकता है कि नेक यानी कि बाहर के ऊपर से ही ट्यूमर अगर बढ़ जाएगा तो वो नेक से दिखने लगेगा, बाहर की तरफ दिखने लगेगा। हेमेप्टाइसिस इसमें भी होगा, यानी कि ब्लीडिंग होगी जब आप वॉमिटिंग करोगे या आप कफिंग करोगे, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। डिस्निया होगा, आप सांस नहीं ले पाओगे, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पेन होगा थ्रोट में और ईयर में भी पेन होगा। क्यों? क्योंकि सुप्राग्लॉटिस यानी कि ग्लॉटिस के काफी पास है आपका ट्यूमर, जो कि ईयर के भी पास हो सकता है, ठीक है, या तो ईयर की तरफ अगर वो स्प्रेड हो गया तो आपके ईयर में भी पेन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सब ग्लॉटिक कैंसर।
सब ग्लॉटिक एरिया में कैंसर हुआ, सब मीन्स होता है नीचे की तरफ, ठीक है। ग्लॉटिस के अगर नीचे की तरफ कैंसर हुआ तब ऑब्वियसली आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि जो सब ग्लॉटिक एरिया है वो आपका ट्रैकिया के पास है, यानी कि आपके विंड पाइप के पास है, और ये है आपका फूड पाइप, ठीक है। तो एयरवे में प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो ट्रैकिया के पास है। देन डिस्फेजिया, यानी कि कुछ खाने या स्वॉलो करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि विंड पाइप के साथ साथ आपका फूड पाइप भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा विंड पाइप में अगर कैंसर बढ़ जाएगा तो फूड पाइप को वो कंप्रेस यानी कि दबा सकता है, जिसकी वजह से फूड अंदर जाने में प्रॉब्लम होगी। वेट लॉस होगा क्योंकि आप खा नहीं पा रहे हो। हेमेप्टाइसिस सेम चीज, जब आप कफिंग या आप वॉमिटिंग करोगे तो उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले एज ऑलवेज आपको क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में आप वही सारी चीजें पूछोगे जो कि आपने इटियोलॉजी में देखी हुई थी, या एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हो। जब आपको इटियोलॉजी आप बना रहे थे तो उस टाइम पे आराम से आप हिस्ट्री कलेक्शन उसमें डाल सकते हो। सारा इटियोलॉजी आप हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे फैमिली हिस्ट्री आप पूछोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी फैमिली में से पहले ओरल कैंसर था, क्योंकि फैमिली के जो जीन है वो आपके अंदर भी आए हैं, और आपकी फैमिली के जो जीन थे वो आपके लैरेंजियल कैंसर के लिए वीक थे, उन्होंने आपके लैरिंक्स के कैंसर को नहीं रोक पाए। सेम जीन आपके अंदर भी आए हैं तो सेम प्रॉब्लम आपके अंदर भी हो सकती है। इसके अलावा आपको पूछना है कि क्या वो टोबैको या अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि तीनों चीजों में कैंसरोजेंस होते हैं। आप स्मोकिंग करोगे तो वो आपके लंग कैंसर पे ज्यादा वो करेगा, आप टोबैको और अल्कोहल लोगे तो वो आपके थ्रोट कैंसर को ज्यादा बहुत जल्दी आपके थ्रोट कैंसर को कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इनके अंदर जो कैंसरोजेंस होते हैं, जो कैंसर को करवाने में हेल्प करते हैं, वो आपके जीन में डिफेक्ट कर देते हैं। और जीन के जो दो जीन, स्पेशली दो जीन जो आपके अंदर होते हैं, दैट इज BRCA1 एंड BRCA2, जो कि कैंसर सेल्स को मारने और रोकने का काम करते हैं। तो अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग तीनों में ऐसे कैंसरोजेंस होते हैं जो इन दोनों जीन को मारने का काम करते हैं या रोकने का काम करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर आपको हो सकता है। नेक्स्ट, इसके अलावा आप क्या पूछोगे, इससे पहले थ्रोट कैंसर या इससे पहले थ्रोट इंजरी तो नहीं हुई थी, या थ्रोट इन्फेक्शन बार बार तो नहीं होता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे थ्रोट इन्फेक्शन आपको बार बार होता रहेगा, आपके सेल्स के अंदर म्यूटेशन यानी कि चेंजेस होते रहेंगे। आपके सेल्स के अंदर के चेंजेस के टाइम पे अगर आपके जीन BRCA1 BRCA2 में कोई डिफेक्ट हो गया तो वो कैंसर का फॉर्म ले सकता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री आप पूछ लोगे कि कहाँ पे वो काम करते हैं। ऐसा तो नहीं वो किसी केमिकल की फैक्ट्री में काम कर रहे हो या स्मोक की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या जहाँ पे टोबैको बनती है वहां पे काम कर रहे हो, सीमेंट के एरिया में, सीमेंट डस्ट के एरिया में काम करते हो, है ना। इस चीज के बारे में आपको पूछना है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपके लैरेंजियल कैंसर के साथ साथ आपके लंग कैंसर को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन आप आराम से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से बना सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल्स चेक करेंगे, जिसमें आपको टेम्परेचर इंक्रीज मिल सकता है अगर थ्रोट में इन्फेक्शन वगैरह होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली पल्स भी इंक्रीज होगी। रेस्पिरेशन आपका हमेशा आपको डिस्निया देखने को मिलेगा। कैंसर अगर थ्रोट में है तो ऑब्वियसली आपको डिस्निया देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसकी वजह से मे बी बीपी भी इंक्रीज आपका होगा टेंशन की वजह से। नेक्स्ट आपका आता है हेड टू टो एग्जामिनेशन। तो हेड में अगर हेड से स्टार्ट करोगे तो पेशेंट बहुत कंफ्यूज आपको देखने को मिलेगा। फेस देखोगे तो एंजाइटी देखने को मिलेगी और डलनेस देखने को मिलेगा क्योंकि पेशेंट खा नहीं पा रहा है। थ्रोट चेक करोगे तो मे बी थ्रोट में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ पेशेंट आपको बताएगा कि उसको पेन हो रहा है ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, खाने के टाइम पे पेन हो रहा है। साथ ही साथ उसके माउथ से ब्लीडिंग भी आ रही है जब वो कफिंग कर रहा है। साथ ही साथ पेशेंट आपको बोलेगा कि उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है जब वो कुछ खाता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लैरिंजोस्कोपी। लैरिंजोस्कोपी क्या है? लैरिंग्स
के विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग लैरिंजोस्कोप का यूज करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके थ्रू हमें मॉनिटर में दिख जाता है कि अंदर लैरिंग्स का क्या सिचुएशन है, क्या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ दिख रही है या नहीं दिख रही। इसके अलावा जीरो रेडियोग्राफी आप देख सकते हो। जीरो रेडियोग्राफी एक तरह का एक्सरे प्रोसीजर होता है और इमेज बनाने का काम करता है और मॉनिटर करवाता है कि क्या कहीं पे एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल रही है या नहीं। यहाँ पे देख लो, जीरोग्राफी इस तरह से आपको एक इमेज बनाने का काम करवाता है जिसमें आपको इजीली देखने को मिल सकता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द थ्रोट। नेक्स्ट है यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी हम इसलिए कराएंगे क्योंकि यूएसजी में हमें एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स देखने को मिलेगी। जब अल्ट्रासोनोग्राफी से हम कंफर्म कर लेते हैं तब हम सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कम मनी लगता है और सीटी स्कैन एमआरआई थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाते हैं, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिली तब हम सीटी स्कैन कराएंगे। क्यों? क्योंकि सीटी स्कैन आपको बताता है कि कितने एरिया में आपका कैंसर फैला हुआ है और एमआरआई आपको बताता है कि कितने डीप कैंसर आपका जा चुका है। ठीक है, तो अगर यूएसजी में एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं दिखी तो हम सीटी स्कैन एमआरआई नहीं कराएंगे। नेक्स्ट, जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि कैंसर सेल्स बन गए हैं तो हम लोग बायोप्सी कराएंगे। बायोप्सी कराने के बाद हमें पता चलेगा कि किस टाइप का कैंसर है, बिनाइन कैंसर है कि मैलिग्नेंट कैंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि बायोप्सी के टाइम पे कैसे पता चलेगा कि बिनाइन कैंसर है कि मैलिग्नेंट कैंसर है। देखो, जब मैलिग्नेंट कैंसर होता है तो उसके अंदर के BRCA1 और BRCA2 जीन जो है वो आपको डिफेक्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर बिनाइन कैंसर होगा तो BRCA1 BRCA2 ऑलमोस्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सरे। एक्सरे कराने पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपके अंदर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, क्या कहीं पे एबनॉर्मल सेल्स का अटैचमेंट है या नहीं है। पीईटी दैट इज पोजिट्रॉन एमिशन टोनोग्राफी, ये एक तरह का बहुत ही हाईली रेडियो एक्टिव या कह सकते हैं हाईली आपका प्रोसीजर होता है जो कि एक्सरे और पीईटी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सीटी स्कैन, एक्सरे और पीईटी का कॉम्बिनेशन होता है। इसका काम क्या है कि ये पूरी बॉडी में विजुअलाइजेशन दिखाने का काम करता है, विजुअलाइजेशन का काम करता है। अब पूरी बॉडी में हम पीईटी तब कराते हैं जब हमें लगता है कि कैंसर अब 3rd या 4th स्टेज पे आ चुका है, तो कहाँ कहाँ कैंसर जाकर के फैल गया है तब हम पीईटी करा के ये चीज देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में आप देख लो, इस इमेज में जितना भी आपको एबनॉर्मल कोई ग्रोथ होगी तो वो इस तरह से देखने को मिल जाएगी। जब हम पूरी बॉडी का पीईटी कराएंगे तो हमें इस तरह से जब ग्रोथ देखने को मिलेगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ और कौन कौन से एरिया पे कैंसर फैल चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले तो कीमोथेरेपी, कैंसर सेल्स, थ्रोट के कैंसर सेल्स में कीमोथेरेपी ज्यादा यूज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अभी तक के रिसर्च में पता चला है कि अगर थ्रोट में कैंसर है, अगर आप कीमोथेरेपी यानी ड्रग की थेरेपी दे रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% ही फायदा करती है और आपको ठीक नहीं करती, तो कीमोथेरेपी करने का कोई यूज नहीं है। इसके अलावा हम रेडियोथेरेपी करेंगे जिसमें हम लोग ब्रैकीथेरेपी ज्यादा फॉलो करेंगे। ब्रैकीथेरेपी क्या होता है? ब्रैकीथेरेपी में हम रेडियो एक्टिव कुछ सब्सटेंस डालते हैं। ये देखो, रेडियो एक्टिव हमने डाला अंदर, और ये तब हम करते हैं जब हमें पता है कि इस एरिया में, नेक के इस एरिया में केवल कैंसर सेल्स देखने को मिल रहे हैं। हम लोगों ने ये रेडियो एक्टिव कैप्सूल्स डाले और उस कैंसर सेल्स को बर्न कर दिए, जला दिया। ठीक है, ब्रैकीथेरेपी कैंसर सेल्स को श्रिंक यानी कि छोटा करती है और डिस्ट्रॉय करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी हम इसलिए देंगे क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है कैंसर सेल्स को रोकते रोकते, तो इम्यूनोथेरेपी देंगे जिससे कि एक तरफ आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पेम्ब्रोलिजुबाम। पेम्ब्रोलिजुबाम क्या कर रहा है, आपके टी सेल्स यानी कि आपके WBC का टाइप है एक टी सेल, इम्यून सेल्स हैं जिनको हम टी सेल्स बोलते हैं। टी सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने का, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है निवोलुमाब। निवोलुमाब आपका ऑल ओवर इम्यून सिस्टम
की एनर्जी को बूस्ट कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है आपका माइक्रो लैरेंजियल सर्जरी। माइक्रो मीन्स होता है छोटा, लैरेंजियल यानी गला सर्जरी, ठीक है, स्मॉल सर्जरी फॉर द लैरेंजियल कैंसर। तो ये एक तरह की सर्जरी है जो कि की जाती है। सबसे पहले हम लैरेंजियोस्कोप डालते हैं अंदर, जिससे कि हमें मॉनिटर पे, एक यहाँ पे मॉनिटर अटैच होता है, मॉनिटर पे विजुअलाइजेशन हो जाए कि कैंसर कहाँ पे है। उसके बाद हम लेजर बीम के थ्रू क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को दे देते हैं, पूरी बॉडी में एनेस्थीसिया दे देते हैं, जिससे कि पेशेंट की बॉडी सुन्न हो जाती है। और बीम के, लेजर बीम के थ्रू क्या करते हैं, उस स्मॉल ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं, ये बर्न कर देते हैं, उसका जला देते हैं। नेक्स्ट आपकी सर्जरी क्या है, हेमी लैरिंजेक्टमी। हेमी मीन्स होता है हाफ, ठीक है। लैरिंजेक्टमी मीन्स होता है लैरिंग्स यानी गले की, टमी मीन्स होता है कट कर देना। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि लैरिंग्स के एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स, जो कि सिर्फ आधे एरिया में सिचुएटेड है, तो आधे एरिया को हम कट करके ट्यूमर सेल्स को बाहर निकाल दे रहे हैं। दैट इज हेमी मीन्स हाफ, लैरिंजेक मीन्स होता है गला, नेक, थ्रोट, और टमी मीन्स होता है रिमूवल। तो ट्यूमर को हम हाफ एरिया से रिमूव कर रहे हैं। जब ये वाली सर्जरी हम करते हैं तो 7 से 10 दिन तक पेशेंट सोलो यानी कि कुछ खा पी नहीं पाता है माउथ से। इसमें हाफ से ज्यादा क्या किया गया है, लैरिंग्स का पार्ट निकाल दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टमी। सुप्रा मीन्स होता है ऊपर का एरिया, ग्लॉटिक मीन्स होता है एपिग्लॉटिस से ऊपर का एरिया, ठीक है। लैरिंजेक मीन्स होता है गले का, टमी मीन्स होता है रिमूवल। मतलब ग्लॉटिस एरिया जो मैंने आपको दिखाया था, जो खाना खाने के टाइम पे ऐसे कवर कर देता है आपकी विंड पाइप को, उसी को बोलते हैं ग्लॉटिक एरिया। ये वाला एरिया जो है आपका ग्लॉटिक एरिया। ग्लॉटिक एरिया के ऊपर जितना भी कैंसर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टमी। उस कैंसर को जब हमने कट करके रिमूव कर दिया तो हमने क्या बोल दिया, लैरिंजेक्टमी, ठीक है। तो सर्जन क्या करता है, रिमूव करता है टॉप एरिया या टॉप पोर्शन ऑफ द वॉइस बॉक्स, जिसको हम लोग ने वोकल कॉर्ड भी बोल दिया। वोकल कॉर्ड को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंजेस्कोपी एंड द लेजर बीम अंडर द जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। लैरिंजेस्कोपी करके यानी कि अंदर विजुअलाइजेशन करके, लेजर बीम का यूज करके जितना एरिया कट करना था उतना एरिया कट करके बाहर निकाल दिया, किसको, ट्यूमर को। नेक्स्ट आ जाता है नियर टोटल लैरिंजेक्टमी। तो लैरिंजेक्टमी का मीनिंग तो मैम आपको बार बार बता रही हूँ। लैरिंजेक्टमी मीन्स होता है लैरिंग्स के अंदर कट करना, टमी मीन्स होता है कट करना, ठीक है। नियर टोटल का मीनिंग क्या है, ऑलमोस्ट आपके लैरिंग्स को कट करके निकाल दिया गया है, इसलिए यहाँ पे नियर टोटल। अगर टोटल लैरिंजेक्टमी होता है इसका मतलब पूरी लैरिंग्स को कट करके निकाल दिया गया है। नियर टोटल यानी कि सिर्फ एक पार्ट यहाँ पे देख लो, 1/4 एक पार्ट छोड़ा हुआ है, बाकी पूरा पार्ट कट करके निकाल दिया गया है। जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद ही हम ये वाला काम करते हैं। और ये हम कब करते हैं, जब पेशेंट का T3 T4 कैंसर होता है। T3 T4 क्या है, ये एक एरिया है, कहाँ पे, आपके थायराइड ग्लैंड का एरिया है। गले के ऊपर यानी कि थ्रोट के ऊपर आपके ये इस तरह के थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप्ड होती है, ठीक है। इसके ऊपर अगर कैंसर हो गया तो इसका एरिया हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है टोटल लैरिंजेक्टमी। तो मैंने आपको बता दिया टोटल लग गया, इसका मतलब पूरा लैरिंग्स बाहर निकाल दिया गया। अब आप सोच रहे होगे जब पूरा लैरिंग्स ही बाहर निकाल दिया गया तो इंसान ब्रीथ कैसे करेगा, लैरिंग्स अगर हम बाहर निकाल देंगे। तो इसके लिए भी सॉल्यूशन होता है। इसमें हम लोग रिप्लेसमेंट किसका करते हैं, ट्रैकियो इसोफेजियल पंक्चर, इस तरह का एक ये होता है, इसका हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। इसमें एक होल होता है, तो जितनी भी ब्रीदिंग है इस होल से डायरेक्टली चली जाती है आपके ट्रैकिया के अंदर। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो केयर आपको करनी है पेशेंट की कि पेशेंट ज्यादा बात ना करे। जितना ज्यादा पेशेंट बोलेगा उतना ही ज्यादा वॉइस बॉक्स यानी कि आपकी वोकल कॉर्ड पे असर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। वोकल कॉर्ड मूव करती है ना जब आप बात करते हो। जब अभी मैं अगर बात कर रही हूँ तो वो जो वोकल कॉर्ड मैंने आपको दिखाई थी वो मूव कर रही है मेरी। तो जब उसके ऊपर कैंसर है और वोकल कॉर्ड मूव कर रही है तो वोकल कॉर्ड की कैपिलरीज और
कंप्रेस होंगी, दबेंगी और उसमें क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। इस वजह से कम पेशेंट को बोलना है। नेक्स्ट, ड्रिंक इनफ फ्लूइड। ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लेने के लिए पेशेंट को बोलना है। क्यों? क्योंकि आपका जो वाटर है वो आपके अंदर की म्यूकस को भी थिन करता है, साथ ही साथ आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। नेक्स्ट, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एजुकेट अबाउट द ट्रीटमेंट। पेशेंट का पूरा राइट होता है कि पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट के बारे में कितना पैसा लग रहा है, कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, कौन सा प्रोसीजर उनके साथ होने वाला है, क्या क्या उनके साथ हो रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो भी उनके साथ इस टाइम पर ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारी चीजें पेशेंट को बतानी पड़ेंगी। ठीक है। एक्सप्लेन रिगार्डिंग दी सर्जरी। अगर पेशेंट की सर्जरी होने वाली है, रेडियोथेरेपी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी सर्जरी के नीड है, तो पेशेंट को कंप्लीट सर्जरी के बारे में बताना है, उसको इंफॉर्मेशन देनी है कि सर्जरी डेंजरस तो नहीं है, कितना मनी लगेगा सर्जरी में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, वो कब तक ठीक हो जाएंगे, सारी चीजें आपको बतानी है। डिक्रीज एंजाइटी। तो जब आप होल इंफॉर्मेशन पेशेंट को दोगे तो पेशेंट की एंजाइटी अपने आप ही डिक्रीज होने लगेगी। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना के रखना है जिससे कि पेशेंट हेजिटेट ना हो आपको कुछ बताने के लिए। पेशेंट को TPN पे रखना है, डेट इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये एक तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर हर तरह के फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल सब कुछ होता है पेशेंट के लिए, प्रोटीन वगैरह। पेशेंट अभी खा नहीं पाएगा अच्छे से, तो एटलीस्ट इससे वो थोड़ा सा अपने बॉडी को मेंटेन करके रखेगा। एजुकेट करना है जिससे कि पेशेंट एसिडिक फूड या कह सकते हैं ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, या खट्टी चीजें जितनी भी होती हैं उसको अवॉइड करके रखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन अबाउट द फॉलो अप केयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। पेशेंट के पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद जब उसका डिस्चार्ज का टाइम है, उस टाइम पे आपको फॉलो अप केयर के बारे में एक्सप्लेन करना है कि डॉक्टर उन्हें जितनी भी मेडिसिन दे रहा है उनको टाइमली लेनी है, और जितना भी विजिट डॉक्टर ने बताया है उतनी बार पेशेंट को डॉक्टर के पास आना है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। तो ऑब्वियस चीजें, जिन 3 चीजों की वजह से कैंसर हो रहा है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको यूज, इन सबको एकदम स्टॉप कर देना है। अर्ली डिटेक्शन कराना है, अगर फैमिली हिस्ट्री में है हर 6 महीने पे वो अपना होल बॉडी चेकअप करा ले। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे करनी है, ग्रीन वेजिटेबल खाना है, डेली एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी बॉडी फिट रहे, आपका सर्कुलेशन अच्छा रहे। देन हेल्दी डाइट लेनी है। वही 2 चीजें हो गई। अगर ये सब आप नहीं करते हो, कैंसर हो जाता है, तो कैंसर आपको कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्स्ट्रक्शन, गला एकदम ब्लॉक कर सकता है जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। जब कैंसर अपने 4थी स्टेज पे चला जाएगा तो मेटास्टेसिस हो सकता है, यानी कि इधर उधर फैल सकता है, तो आपके ब्रेन में भी जा सकता है, आपके लंग्स में भी जा सकता है। जो जो एरिया पास मिलेगा पहले उस एरिया पे कैंसर सेल्स अटैक करेंगे। डिप्रेशन में आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप डिप्रेस होते रहोगे और आपको टेंशन रहेगा कि आपकी डेथ हो जाएगी। फेस और नेक डिसफिगरमेंट हो सकता है। अगर कैंसर सेल्स सर्जरी हुई है कैंसर सेल्स को निकालने के लिए, तो इस तरह से आपके फेस का शेप भी चेंज हो सकता है और आप थोड़ा सा हॉरिबल लग सकते हो। डेथ हो सकती है अगर आपने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कराया है और कैंसर आपके बाकी बॉडी में फैल गया है तो। So this is all about the laryngeal cancer part 2. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye, take care, have a nice day.